अध्याय 111 चिकू मनों पर रात का छापा। देबाशीष ने आज घायल हुए कुछ लोगों को रखा और गश्त दल से कुछ लोगों को निकाला। उनके कुछ नेताओं के अलावा कुल 40 लोगों को इकट्ठा किया गया था। मानसी, प्रणब, आशीष और कई अन्य वर्तमान प्रथम स्तर मध्यवर्ती मध्यम प्रबंधन कर्मियों को लगभग सभी को शामिल किया गया था। मयंक ने टीम को बाहर निकाला। वे सभी पहले से ही तंग फिटिंग कवच में लिपटे हुए थे। उनकी कमर पर एक हाथ का क्रॉसबो और तरकश था और हाथ में एक तेज दरांती थी। मयंक ने समूह पर अपनी नज़र डाली और कहा, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। आज रात हम बदला लेने जा रहे हैं। सभी प्रतिरोध को दबा दो। समझे? समझ गए, भीड़ ने जोर से जवाब दिया और मयंक ने सिर हिलाया, फिर आदेश दिया, वाहनों में बैठो, बूढ़ा देबाशीष आगे बढ़ेगा। हर कोई जल्दी से वाहनों में सवार हो गया और मयंक भी देबाशीष के साथ पहले ट्रक में चढ़ गया, फिर शिन्हू विला जिले से बाहर निकलने का नेतृत्व किया। आगे, मध्य और पीछे के वाहनों पर 3 या 4 दीपक वृक्ष क्रिस्टल लटकाए गए थे। उनकी रोशनी कोहरे को दूर कर रही थी और रात में सड़क को रोशन कर रही थी। रात के राक्षस स्पष्ट रूप से अधिक सक्रिय और भयावह थे। कोहरे के भीतर से उनकी धीमी दहाड़ बेचैनी की भावना पैदा कर रही थी। मयंक ने बिच्छू, मकड़ी, दानव, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, डीमन को आगे बढ़ने दिया। कोहरे से बाहर निकलने वाले किसी भी राक्षस को तुरंत मार डाला जो दीपक वृक्षों की रोशनी से आकर्षित हुए थे। देबाशीष का पेटू ग्लटन ट्रक की छत पर मजबूती से खड़ा था। उसकी दाहिनी भुजा एक विशाल अजगर की तरह फैली हुई और कुंडली मार रही थी। उसका विशाल जबड़ा भी कोहरे से उभरते राक्षसों पर हमला कर रहा था। रात में उन्हें परेशान करने वाले राक्षस स्पष्ट रूप से अधिक थे, लेकिन काफिले की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई, सीधे शहर से बाहर जाने वाली सड़क की ओर बढ़ रही थी। देबाशीष और बपोन दोनों चिकू मनों का रास्ता जानते थे और हालांकि उन्होंने अक्सर दौरा नहीं किया था, नेतृत्व करना कोई समस्या नहीं थी। लगभग आधा घंटा बीत गया और काफिला धीरे धीरे एक संकीर्ण रास्ते में प्रवेश कर गया, जहां देबाशीष ने धीरे धीरे वाहनों को रोक दिया। उसने गहरी आवाज में कहा, थोड़ा आगे मनो है, हमारी रोशनी, उन्हें बंद कर दो, सब उतर जाओ। मयंक ने निर्णायक रूप से टीम को वाहनों से उतरने का निर्देश दिया। देबाशीष और कुछ अन्य लोगों ने दीपक वृक्ष क्रिस्टलों को सील बंद बर्तनों में रख दिया। रोशनी तुरंत गायब हो गई और कोहरा और अंधेरा उमड़ पड़ा, जिससे दम घुटने वाला दबाव आ गया। अपने देवदूत दूतों को बुलाओ। हम प्राचीन कृमि वृक्ष एंशिएंट वम ट्री के मार्गदर्शन का पालन करते हुए अपना हमला शुरू करेंगे। रात का हमला किसी भी बचे हुए बल के लिए कठिनाइयां पैदा करता है, क्योंकि कोहरा और राक्षस सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसके अलावा दीपक वृक्ष क्रिस्टलों की चमक उनके स्थान को उजागर कर देगी। लेकिन मयंक अलग था। उसके पास प्राचीन कृमि वृक्ष और भूमिगत छिपे हुए वृक्ष जनित कृमि ट्री बॉर्न वर्म्स थे। लाल रोशनी के हल्के झिलमिलाहट के साथ प्राचीन कृमि वृक्ष पहले ही सबके बगल में प्रकट हो चुका था। प्राचीन कृमि वृक्ष का पालन करो, हमला करने की तैयारी करो। उसके मानसिक आदेश के तहत प्राचीन कृमि वृक्ष ने चिकू मनों की ओर अपनी जड़ें और टैंडल फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी लताएं 3 से 400 मीटर तक फैलने में सक्षम थीं और मनो अब उनकी स्थिति से उस सीमा के भीतर था। जल्द ही भूमिगत लताएं द्वारपाल तक पहुंच गईं। रात में पहरेदारों की संख्या स्पष्ट रूप से दिन की तुलना में अधिक थी, जिसमें 10 लोग थे। सभी बंदूकों से लैस थे। दीपक वृक्ष क्रिस्टलों की रोशनी के नीचे किसी भी सरसराहट को सतर्कता से सुन रहे थे। भाई ललित, क्या तुमने कुछ सुना? मुश्किल से सुनाई देने वाली सरसराहट की आवाज ने पहरेदारों में से एक को सतर्क कर दिया, जिसने पिच ब्लैक परिवेश में सावधानी से चारों ओर देखा, जिसमें कोहरा 100 मीटर की रोशनी की परिधि के किनारे पर ढेर हो रहा था, गहरा और दमनकारी। भाई ललित नामक व्यक्ति ने अपनी सिगरेट का एक भयंकर कश लिया, चारों ओर स्कैन किया और कहा, तुमने जरूर गलत सुना होगा। अगर यह एक राक्षस होता तो अब तक हम पर झपट पड़ता। जैसे ही उसके शब्द गिरे, एक सरसराहट की आवाज अचानक बढ़ गई। ललित का चेहरा बदल गया और वह तेजी से घूम गया, केवल ये जानने के लिए कि एक लता पहले ही उसके शरीर में छेद कर चुकी थी। अच्छा नहीं। बाकी पहरेदार बस चिल्लाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उनके मुंह खुले थे, लताएं पहले ही चुपचाप उनके बगल में प्रकट हो चुकी थीं और एक पल में सभी जमीन पर बंधे हुए थे। प्राचीन कृमि वृक्ष के मार्गदर्शन में मयंक और उसका समूह चुपचाप गार्ड पोस्ट पर पहुंचे। गार्ड कराहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उन्हें मनुष्य भक्षी लता मैन ईटिंग वाइन द्वारा नीचे ले जाया गया। अपनी चाल चलो। लताएं फैलती रहीं, लेकिन मनो इतना बड़ा था कि पूरी तरह से ढका नहीं जा सकता था। हालांकि जब तक वे अधिकांश क्षेत्रों तक पहुंच सकते थे, ये पर्याप्त था। देबाशीष और बपोन अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए जल्दी से पीछा किया। मनो के भीतर गश्त दलों का पता लगाने के लिए लताओं का पता लगाया। लताओं से बंधे हुए और क्रॉसबो तीरों से मारे गए गश्त को चुपचाप एक एक करके बाहर निकाला गया। रात गहरी हो गई।
मयंक और उसके साथी चिकू मनो में होटल की केंद्रीय इमारतों की ओर बढ़ते रहे। दीपक वृक्ष के क्रिस्टल स्ट्रीट लाइट्स की चमक धीरे धीरे उनके सामने दिखाई दे रही थी। वहाँ काफ़ी दीपक वृक्ष हैं। मयंक मुस्कुराया और देबाशीष अपने चेहरे की मांसपेशियों को हिलाते हुए मुस्कुराया, कहा, थोड़ी देर में वे हमारे होंगे। यहाँ से घुसपैठ करना आसान नहीं है। इमारतों के समूह के दौरान दीपक वृक्ष क्रिस्टल थे, गिनती में कुछ नहीं, कम से कम 1 दर्जन या उससे अधिक क्षेत्र को रोशनी में लपेटे हुए थे, जिससे छिपना मुश्किल हो गया था। तो चलो सीधे कार्रवाई करते हैं। अब तक उन्होंने लगभग 4 गश्त दलों को बाहर निकाल दिया था। प्रत्येक टीम में 5 और बाकी लड़ाके हों या नागरिक होटल के अंदर थे। टैप टैप टैप। इससे पहले कि वे कोई चाल चल पाते, अचानक विला के अंदर तेज कदमों की एक श्रृंखला गूंज उठी, जिसमें रोने की आवाज़ें उठती और गिरती थीं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। हमारी गतिविधियों का पता चल गया है। देबाशीष ने अपनी आंखों को चौड़ा करके चारों ओर देखा। तुरंत पता चला कि या तो एक बदलाव या एक आकस्मिक खोज ने कुछ गड़बड़ी को उजागर किया था। एक मुस्कान के साथ मयंक ने कहा, तो चलो बस आगे बढ़ते हैं और कार्रवाई करते हैं। दीपक वृक्ष की चमक, वह कौशल जो प्राचीन कृमि वृक्ष ने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था, तुरंत सक्रिय हो गया। लताएं मनो के सभी हिस्सों तक फैल गई थीं और वृक्ष जनित कृमियों ने इमारतों के पूरे परिसर को घेर लिया था। एक पल में रोशनी की एक बड़ी लहर ने क्षेत्र के कोहरे को पूरी तरह से दूर कर दिया और अंधेरे को रोशन कर दिया। वे मुख्य प्रवेश द्वार पर हैं, जल्दी करो, जाओ उन्हें बाहर निकालो। मनो के भीतर चिल्लाहटें उठीं और मयंक ने हल्के से अपना हाथ हिलाया, कहा, अपनी चाल चलो। दहाड़, जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, सभी ने अपने देवदूत दूतों को बुलाया। प्रत्येक कवच में लिपटे हुए उनके रूप लोहे के टावरों जितने ऊंचे थे। गहरी दहाड़ों के साथ उन्होंने बिच्छू मकड़ी दानव के नेतृत्व में हमला किया। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ चिकू ने विला की इमारत के प्रवेश द्वार तक अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए बड़े कदम उठाए। हालांकि जो उसके सामने था वह राक्षसों का एक भयानक झुंड था। गोली चलाओ, उसने एक निर्णायक कॉल किया। तुरंत गोलीबारी खोल दी। उसके आदमियों ने बिना किसी दया के शामिल हो गए। गोलीबारी ने रात को रोशन कर दिया, लेकिन जब गोलियां देवदूत दूतों से टकराईं तो और भी चमकदार चिंगारियां निकलीं। झनकार और खड़खड़ाहट, गोलियां लोहे के कवच को भेदने में विफल रहीं। चिकू का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, लेकिन इस समय कोई समाधान नहीं था, क्योंकि देवदूत दूत राक्षस पहले ही उसकी टीम से 30 मीटर के भीतर हमला कर चुके थे। देवदूत दूतों का उपयोग करो, उसने जोर से चिल्लाया और उसके घबराए हुए अधीनस्थों को आखिरकार होश आया। एक एक करके अपने देवदूत दूतों को बुलाया, जिनकी संख्या 50 या 60 तक पहुंच गई थी। राक्षस भयंकर रूप से भिड़ गए और युद्ध और धीमी दहाड़ की आवाज़ें लगातार थीं। उनके देवदूत दूत ज्यादातर मांस के शव थे, लेकिन वे बख्तरबंद नहीं थे। वे टकराव में मयंक के पक्ष के खिलाफ खड़े नहीं हो पाए। पहले आदान प्रदान में कई देवदूत दूत मारे गए। ये देखकर चिकू के उप प्रमुखों में से एक, बबलू, ने तुरंत अपने देवदूत दूत, एक विशाल भक्षक कुत्ता को बुलाया जो 3 मीटर ऊंचा था। उन्हें मार डालो। बबलू एक बेरहम चरित्र था, जिसने चिकू के लिए काम करते हुए कभी भी अपनी हरकतों को साफ नहीं किया था। हत्या और अपहरण जैसे सभी गंदे कामों से निपटता था। उसकी ठंडी नज़र पूरी राक्षस सेना पर घूम गई, ये जानते हुए कि अगर वह संविदाकारों को मार सकता है तो इन राक्षसों से निपटा जा सकता है। उसके नियंत्रण में विशाल भक्षक कुत्ता आगे बढ़ा, बाधाओं पर कूदने और पीछे से हमला करने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह कूद गया, एक भयानक भुजा, एक विशाल अजगर के समान, अचानक हवा के बीच में फैल गई। उसका मुंह चौड़ा हो गया, जिससे तेज, घने, भयानक दांत दिखाई दिए और विशाल भक्षक कुत्ते के पेट में काट लिया। मानव सिर के आकार का एक मांस का टुकड़ा सीधे निगल लिया गया और विशाल भक्षक कुत्ते को जमीन पर जोर से पटका गया, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। पेटू, विशाल भक्षक कुत्ते के सिर पर कूद गया। उसके 3 भाग वाले होंठ और तेज दांत आकार से बाहर कुचले गए, क्योंकि दाहिनी भुजा के विशाल मुंह ने कुत्ते के मांस के टुकड़े फाड़ दिए। देबाशीष ने अपने देवदूत दूत की कार्रवाई देखी और अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर काटने के प्रयास पर उपहास करने में मदद नहीं कर सका, इसे मनोरंजक पाया। उसने नजर डाली और देखा कि अस्थि कवच विशाल सुअर पहले ही दुश्मन के देवदूत दूतों में हमला कर चुका था। अपने पैरों के नीचे अनगिनत देवदूत दूतों को रौंद रहा था और गिरा रहा था। आत्मसमर्पण करो और तुम्हें मारा नहीं जाएगा। देबाशीष ने आत्मसमर्पण के लिए चिल्लाया और उसकी तेज आवाज ने युद्ध के अराजक शोर को डुबो दिया, जिससे कुछ लोग रुक गए और स्वाभाविक रूप से चिकू की ओर देखने लगे। चिकू का चेहरा उदास था। उसके पीछे पहले से ही एक बड़ा देवदूत दूत खड़ा था, अप्रत्याशित रूप से एक अत्याचारी टायरेंट के मुड़े हुए आकार में। उसकी मांसपेशियां काले चट्टानों की तरह कुंडली मार रही थीं, जिसमें 2 मोटी भुजाएं तेज पंजे में बदल गई थीं।
इसके पीछे एक टेंटेकल जैसी भुजा भी थी। भाई, मुझे बाहर निकलने का रास्ता दो। मैं तुम्हें विला में सब कुछ दे दूंगा और मैं अपने आदमियों के साथ तुरंत निकल जाऊंगा। उसकी आंखें पानी की तरह काली थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत हो गया था। उसकी नज़र एक बाज की तरह तेज थी। अचानक रात के हमले ने उसे चौंका दिया। ये देखते हुए कि विरोधी की ताकत स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में बेहतर थी, एकमात्र विकल्प पीछे हटना था। उसके चिल्लाने ने उसके अधीनस्थों को वापस हटने और उसके बगल में फिर से संगठित होने के लिए एक संक्षिप्त मोहलत दी, हालांकि उनकी संख्या अब 30 से कम थी। क्या आप स्निपर की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं? मयंक की धीमी आवाज़ साथ आए और अचानक लताएं बाहर निकलीं। एक दूर की ऊंची इमारत से आधे शव को घसीटकर चिकू के सामने खूनी रूप से फेंक दिया। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि स्निपर उसका आखिरी कार्ड था। एक गलतफहमी, चिकू ने गंभीर रूप से कहा, वह सिर्फ एक संतरी चौकी थी। धूम धूम धूम। बिच्छू मकड़ी दानव ने बड़े कदम उठाकर चिकू तक गया। उसकी भयानक उपस्थिति उसे और उसके अधीनस्थों को घेर रही थी। बाकी सब, अपने हथियार नीचे रखो और घुटने टेक दो और तुम्हें मारा नहीं जाएगा। मयंक की आवाज़ उदासीन थी। बिच्छू मकड़ी दानव का भयानक दबाव, मयंक के पीछे प्राचीन कृमि वृक्ष की भयावह आकृति के साथ, चिकू के अधीनस्थों को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। क्लिक। बंदूकें एक के बाद एक जमीन पर गिरा दी गईं। अचानक चिकू ने अपनी बंदूक उठाई और दूर से मयंक पर निशाना साधा जबकि अत्याचारी ने हमला किया। बिच्छू मकड़ी दानव में तोड़फोड़ की। वह जानता था कि हर कोई आत्मसमर्पण कर सकता है, सिवाय उसके जो जीवित नहीं रह सकता था। तड़ाक। बिच्छू मकड़ी दानव की पूंछ तुरंत बाहर निकली, चिकू को हवा में फेंक दिया। उसका कंधा टूट गया, हड्डी के नुकीले टुकड़े उसके शरीर में घुस गए, क्योंकि वह जमीन पर गिर गया। उसने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन गंभीर दर्द ने चलना मुश्किल कर दिया और उसके आसपास किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं की। अनजान अत्याचारी को भी बिच्छू मकड़ी दानव की दूसरी पूंछ से भाला गया था, हवा के बीच में छेद दिया गया था, व्यर्थ में दहाड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। जमावट तोप कोएगुलेशन कैनन ने अपनी शक्ति इकट्ठी की, उस पर एक बड़ी रक्त गेंद को उड़ा दिया। एक गर्जनापूर्ण शोर के साथ उसका आधा शरीर गायब हो गया, जिससे अत्याचारी मुश्किल से जीवित बचा और जमीन पर फेंक दिया गया। धिक्कार है। तुम कौन हो? क्या तुम अधिकारियों से हो? तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? चिकू उन्मादी था, उसकी आंखें लगभग फट रही थीं क्योंकि उसने मयंक को घूर कर देखा। उसकी सारी योजनाएं, दक्षिण शहर पर हावी होने की उसकी महत्वाकांक्षा, उसके सामने वाले आदमी द्वारा नष्ट कर दी गईं। उन सभी को गिरफ्तार करो। मयंक ने अपने लोगों के साथ एक धीमी चाल चली, नजर डाली, थोड़ा सिर हिलाया, कुछ ऊर्जा बचाना और ऐसे व्यर्थ प्रश्न न पूछना बेहतर नहीं होगा। चिकू की आंखें और भी चौड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसे मनुष्य भक्षी लता ने उलट दिया। मयंक को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने बचे हुए लोगों के शिविर को, जिसे चिकू ने नष्ट कर दिया था, केवल बदला लेकर और उसकी जड़ों को मिटाकर न्यायसंगत ठहराया है, और स्वाभाविक रूप से उसे चिकू जैसे किसी के सामने डींग मारने लायक नहीं लगा। बपोन। हाँ, आधे आदमी गैर लड़ाकों पर नजर रखेंगे। किसी भी उपद्रवी पर भी कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। समझ गया? बूढ़े देबाशीष, बाकी आधे को पूरे मनों की तलाश करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ले जाओ कि यह सुरक्षित है। प्राप्त किया। दोनों अपने अपने कार्यों की देखभाल के लिए अलग हो गए। मयंक ने प्राचीन कृमि वृक्ष की लताओं और वृक्ष जनित कृमियों को नियंत्रित किया, होटल की इमारत को कोर के रूप में लेते हुए पूरे क्षेत्र में फैल गया और लपेट लिया। हालांकि बाहर फैलने के तुरंत बाद लताओं ने भूमिगत कुछ गलत पता लगाया। होटल के नीचे एक भूमिगत कालकोठरी थी और उसमें राक्षस रखे हुए थे। अध्याय 112 अखाड़े का राक्षस। होटलों में पार्किंग स्थल के समान भूमिगत भंडारण कक्ष होना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह भूमिगत जेल और भी नीचे स्थित थी और अंदर से आंदोलन के स्पष्ट संकेत आ रहे थे, जो एक मजबूत राक्षस की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। चिकू पहले ही लकवाग्रस्त हो चुका था और शायद जागने के लिए संघर्ष करेगा। इसके अलावा उस जैसे किसी व्यक्ति से, यहाँ तक कि जबरदस्ती की रणनीति से भी, स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होगा। मयंक ने अकेले ही इसकी जांच करने का फैसला किया। उसने विशाल बिच्छू मकड़ी दानव को रक्त आत्मा की पुस्तक में वापस ले लिया और फिर होटल में कदम रखा। हर कोई अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखे, हाथ जहां मैं देख सकूं, और कोई अचानक हरकत न करें या आपको लड़ाकों के रूप में माना जाएगा, समझे? होटल की लॉबी के अंदर बपोन ने पहले ही गैर लड़ाकों को एक साथ इकट्ठा कर लिया था, जिनमें से कुछ पहले से ही लॉबी में छिपे हुए थे, जबकि अन्य को अभी अभी उनके कमरों से नीचे लाया गया था। बपोन के समूह में लगभग 20 लोग थे, लेकिन उनके बगल में देवदूत दूतों के साथ इन 200 से अधिक लोगों की निगरानी करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी।
मयंक काली कवच पहने हुए अंदर चला गया और उसे देखकर बपोन उसका अभिवादन करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। अब तक हमने कुल 264 गैर लड़ाकों को पाया है, जिनमें 43 गुलाम हैं जिन्हें अभी अभी रिहा किया गया था, अन्य 216 नागरिक हैं और 5 प्रबंधक हैं। नागरिक वह शब्द था जिसका उपयोग बपोन साधारण लोगों को अलग करने के लिए करता था, क्योंकि इन गैर लड़ाकों में से कुछ के पास भी देवदूत दूत थे। उनकी ताकत बस दुर्जय नहीं थी, उनकी प्रतिभा अपर्याप्त थी और उन्होंने या तो चिकू की लड़ाकू रैंकों में शामिल होने की हिम्मत नहीं की या उनकी कोई इच्छा नहीं थी। जहां तक प्रबंधकों की बात है, वे चिकू के लोग थे, लेकिन युद्ध की तुलना में उनके कर्तव्य शिविर के रसद और प्रबंधन को बनाए रखने पर अधिक केंद्रित थे। मयंक ने सिर हिलाया, उसकी नज़र लोगों पर घूम गई। हालांकि उसने जानबूझकर कोई दबाव नहीं डाला, काली कवच में उसके दिखने से उसकी आंखें और भी अधिक भेदक लग रही थीं। जो होटल के लेआउट को समझते हैं, हाथ उठाएं। मयंक के आदेश पर 4 लोगों ने हिचकिचाते हुए हाथ उठाए। वे भयभीत थे, फिर भी आशावान थे, मानो मयंक पर एक अच्छा प्रभाव डालना चाहते हों, जो एक नेता जैसा लग रहा था। मयंक जानता था कि इन 4 से अधिक लोग होने चाहिए जो होटल के लेआउट से परिचित थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। तुम बोलो। मयंक ने एक अच्छी तरह से प्रस्तुत आदमी की ओर इशारा किया जिसने एक काली शर्ट पहनी हुई थी और पूछा, पार्किंग स्थल के अलावा होटल के नीचे और क्या है? हाँ, आदमी ने तुरंत सिर हिलाया, जल्दी से कहा, एक बेसमेंट है जिसका उपयोग भंडारण के लिए किया जाता था, जहां अब अधिकांश आपूर्ति रखी जाती है। एक भूमिगत मुक्केबाजी क्लब भी है। यह मेहमानों को अधिक रोमांचक प्रदर्शन प्रदान करने के लिए था, लेकिन जब जांच सख्त हो गई तो इसे बंद कर दिया गया और बाद में यह वह जगह बन गई जहां बॉस और अनिल बबलू गंदे काम निपटाते थे। आदमी ने स्पष्ट रूप से बात की, हिचकिचाते हुए जोड़ा, सर्वनाश के बाद बॉस ने दूसरों को अंदर नहीं आने दिया, बस समय समय पर राक्षसों को अंदर डालता रहा। होटल में तुम्हारी क्या भूमिका है? मयंक के अचानक सवाल ने आदमी को झकझोर दिया और उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं होटल का प्रबंधक हूँ। सर्वनाश के बाद मैंने लोगों का प्रबंधन करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे भूमिगत मुक्केबाजी रिंग तक ले चलो। मयंक ने उसकी और बकवास का इंतजार नहीं किया और उसे रास्ता दिखाने के लिए कहा। ये सुनकर बपोन चिंतित हो गया और सुझाव दिया, मयंक, तुम अपने साथ कुछ और लोगों को क्यों नहीं ले जाते? साधारण भूमिगत मुक्केबाजी रिंग ठीक होगी, लेकिन उस प्रबंधक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चिकू अंदर राक्षसों को भर रहा था, इसलिए कौन निश्चित हो सकता है कि वहां क्या अजीबोगरीबी थी। एक पल सोचने के बाद मयंक ने फैसला किया कि देबाशीष को शामिल करना अच्छा होगा, क्योंकि वह पहले से ही होटल के विभिन्न हिस्सों की जांच कर रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, बूढ़े देबाशीष को बुलाओ। बपोन ने सिर हिलाया, मैं करता हूँ। देबाशीष को जल्दी से बुलाया गया, उसके साथ आशीष और कई टीम के साथी भी थे। चलो चलें। एक बार जब सब आ गए, मयंक ने प्रबंधक को रास्ता दिखाने के लिए कहा और समूह सीढ़ियों के माध्यम से भूमिगत पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ा। कम संख्या में आगंतुकों के लिए नियोजित एक उच्च स्तरीय रिजॉर्ट विला के रूप में पूरे भूमिगत पार्किंग क्षेत्र में केवल एक स्तर था। भंडारण कक्ष दूसरे बेसमेंट स्तर पर था और मूल रूप से सबसे सुविधाजनक तरीका मालवाहक लिफ्ट होता, लेकिन अब उन्हें सीढ़ियां लेनी पड़ीं। अंधेरे भूमिगत पार्किंग से गुजरते हुए वे दूसरे बेसमेंट स्तर पर भंडारण कक्ष तक पहुंचे, जहां एक भारी दरवाजा कसकर बंद था और जंजीरों से सुरक्षित था। भूमिगत मुक्केबाजी रिंग का प्रवेश द्वार भंडारण कक्ष के अंदर है। प्रबंधक ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और शिविर के रसद का प्रभारी होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसके पास भंडारण कक्ष की चाबी थी। क्लिक, लोहे का दरवाजा खुल गया, जिससे एक विशाल भंडारण कक्ष में प्रवेश हुआ जो अंदर ढेर की गई सभी प्रकार की आपूर्ति से भरा हुआ था। एक मिश्रित वर्गीकरण स्पष्ट रूप से उनके हाल के संग्रह प्रयासों का परिणाम था। होटल में वास्तव में एक कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन बिजली कटौती के कारण यह उपयोग से बाहर हो गया है और अब यह मुश्किल से अंदर कुछ भी संग्रहित कर रहा है। होटल में एक जनरेटर है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज बहुत अधिक बिजली की खपत करता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया गया है। प्रबंधक ने मयंक और अन्य को सबसे पीछे ले जाया और वास्तव में अलमारियों की बाधा के पीछे एक अविश्वसनीय रूप से मोटा दरवाजा था। तुम क्यों देर कर रहे हो? खोलो। जब देबाशीष ने प्रबंधक को हिचकिचाते हुए देखा तो एक परेशान अभिव्यक्ति दिखाते हुए उसने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। इस जगह की चाबी केवल बॉस के पास है। ठीक है, हट जाओ। मयंक ने अपनी हथेली को धातु के दरवाजे पर निशाना बनाया, अपनी धातु नियंत्रण क्षमता को सक्रिय किया। मोटा धातु का दरवाजा जल्दी से पिघल गया और फिर धीरे धीरे विकृत हो गया, जिससे परे का मार्ग प्रकट हुआ। दहाड़। जैसे ही यह खुला, एक गहरी दहाड़ गूंज उठी, भयानक और गहरी। सबके भाव थोड़े बदल गए।
मयंक अंदर चला गया, बाकी लोग करीब से पीछा कर रहे थे। दीपक वृक्ष क्रिस्टलों की रोशनी ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। यह एक पूरी तरह से संलग्न लड़ाई का अखाड़ा था, जिसमें दर्शकों के लिए लाल चमड़े की सीटों का एक घेरा था, जो छल्लों में साफ और गोलाकार रूप से व्यवस्थित था। लाल रंग के झंडे कुछ हद तक चकाचौंध कर रहे थे, जैसे खून के पर्दे। बीचों बीच स्टैंडों से घिरा हुआ नीचे धंसा हुआ मैदान था। कंक्रीट डाली गई गोलाकार दीवारें स्टैंडों से लगभग 5 मीटर नीचे एक रिंग का निर्माण करती थीं, एक सपाट सतह के साथ। और मैदान के बीचों बीच स्पष्ट रूप से 2 विशाल धातु के पिंजरे खड़े थे, जो जमीन में लगे हुए थे। चौकोर, जिसमें एक की बांह जितनी मोटी धातु की छड़ें थीं। प्रत्येक पिंजरा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में लगभग 5 मीटर मापता था, एक सच्चा धातु का जेल। इससे पहले कि इसे सील किया जाता, ये वह जगह थी जहां भूमिगत लड़ाई क्लब आयोजित किए जाते थे, अत्यधिक मोटे सेटअप के साथ, किसी भी डिजाइन से रहित। यह नहीं था कि चिकू ने कोनों को काट दिया था, बल्कि ऐसी कच्ची और सरल युद्धभूमि वह थी जहां अंतिम हिंसा और रक्तपात होता था, जीवन और मृत्यु संघर्ष, और न केवल मनुष्यों के बीच। इसे सील करने के बाद ये वह जगह बन गई जहां चिकू ने अवज्ञाकारी लोगों को मार डाला, जिनमें से कई इन 2 पिंजरों में बंद थे। वे उसके अधीनस्थ, विरोधी, या यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हो सकते थे जो बस आंख के कांटे थे। अब दोनों पिंजरे खून के धब्बों से ढके हुए थे, जिसमें ग्रे कंक्रीट फर्श लंबे समय से लाल रंग से सना हुआ था। पुराने खून के धब्बे भी काले पड़ गए थे, और पूरे अखाड़े में खून की गंध व्याप्त थी। पिंजरों में से एक खाली था, जबकि दूसरे में एक भयानक, ऊंचाई वाली आकृति थी। राक्षस खून लाल बलगम से ढका हुआ था। उसका रूप एक छोटी पहाड़ी जैसा था, जो पिंजरे के अधिकांश हिस्से को भर रहा था। उसका सिर और शरीर लगभग एक साथ जुड़े हुए थे, जिसमें मुट्ठी के आकार की 3 जेट काली आंखें थीं, जो उसके धड़ के ऊपरी आधे हिस्से में बिखरी हुई थीं, लालच से मयंक और अन्य को देख रही थीं। उसका खुला हुआ जबड़ा उसकी आंखों के ठीक नीचे था। उसके शरीर जितना चौड़ा था, लार टपक रही थी, जैसे कि वह सब कुछ निगलने के लिए तैयार एक गहरी खाई हो। दहाड़, उसने एक धीमी, भयानक दहाड़ लगाई, जिसमें 5 या 6 मुड़ी हुई, मानव जैसी भुजाएं लगातार पीछे से बाहर निकल रही थीं। उसके किनारों पर 2 भुजाएं विशेष रूप से मोटी थीं, लगभग 2 मीटर लंबी, और उसके रूप के नीचे मजबूत पैरों की एक पंक्ति थी, खंभों की तरह। ये किस तरह का राक्षस है? जो प्रबंधक उनके साथ आया था, उसके घुटने कमजोर पड़ गए। हालांकि उसने सर्वनाश के राक्षसों को देखा था, उसके सामने वाला असाधारण रूप से घिनौना था, लगातार मनुष्यों के प्रति द्वेष फैला रहा था। वे गंदे, घने हाथ और खंभे जैसे पैरों की पंक्ति दर पंक्ति यह संकेत देती थी कि उसने अनगिनत मनुष्यों को अंधाधुंध निगल लिया था। उसका शरीर पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, केवल यह विशाल, मुड़ा हुआ रूप और विकृत अंग छोड़ रहा था। देबाशीष ने मुश्किल से निगला और बुदबुदाया, क्या यह आदमी मनोरंजन के लिए राक्षस पाल रहा है? मयंक की आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं, और उसने सिर हिलाया, कहा, यह शायद उसका दूसरा देवदूत दूत है जिसे वह तैयार कर रहा है। उसे एक सफलता के करीब होना चाहिए। चिकू कमजोर नहीं था, यहाँ तक कि एक अन्य प्रथम क्रम उच्च श्रेणी के खिलाफ भी उसका अत्याचारी बबलू के विशाल भक्षक कुत्ते को आसानी से दबा सकता था। उसके लिए प्रथम क्रम उच्च श्रेणी की सीमा तक पहुंचना और दिव्य दीक्षा, डिवाइन इनिशिएशन की झलक पाना पूरी तरह से संभव था। हालांकि मयंक का अधिक झुकाव था कि इस आदमी ने शुरू से ही देवदूत दूतों और रक्त आत्मा की पुस्तक के पन्नों के बीच संबंध के आधार पर दूसरे, तीसरे, या यहाँ तक कि अधिक देवदूत दूतों की संभावना का अनुमान लगाया था। आपको पता होना चाहिए कि उसके सामने वाले राक्षस की ताकत स्पष्ट रूप से प्रथम क्रम उच्च श्रेणी से अधिक थी। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ चाहने से रोका जा सकता है, कम से कम चिकू द्वारा नहीं। दूसरा देवदूत दूत, देबाशीष ने उपहास किया, यह आदमी वास्तव में सपने देखने की हिम्मत करता है। लेकिन इन खून के धब्बों को देखकर मुझे डर है कि यह केवल कुछ दिनों की बात नहीं है। मयंक ने सिर हिलाया और कहा, इसे शुरू से ही यहाँ रखा गया होगा, और उस समय इसका ये रूप नहीं हो सकता था। उसने प्रबंधक को देखा, और जैसे ही देबाशीष का हाथ प्रबंधक के कंधे पर पड़ा, पहले से ही कमजोर घुटनों वाला प्रबंधक लगभग जमीन पर गिर गया। निराशा की नज़र के साथ उसने जल्दी से कहा, सर्वनाश की शुरुआत में इस जगह को चिकू ने बंद कर दिया था। उसने मांस के शवों और अन्य राक्षसों के एक गुच्छे को यहाँ बंद कर दिया था, एक निष्पादन मैदान के रूप में। कई अवज्ञाकारी लोगों को बबलू और अनिमेश ने यहाँ फेंक दिया था। ये वास्तव में मेरी गलती नहीं थी। देबाशीष का चेहरा एक मुस्कान में सिकुड़ गया, जो बिल्कुल मुस्कान नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी पकड़ कस दी और कहा, जारी रखो। उसके बाद क्या हुआ? बाद में कुछ समय बाद अज्ञात कारणों से चिकू ने केवल खुद और 2 लोगों, अनिमेश और बबलू को यहाँ आने की अनुमति दी। लेकिन राक्षस अभी भी नियमित रूप से उनके द्वारा लाए जाते थे, ज्यादातर जिंदा।
उसने सावधानी से विचार किया, फिर जल्दी से जोड़ा, और कभी कभी चिकू काफी लंबे समय तक रुकता था। भ्रमित होकर देबाशीष ने कहा, क्या हमें उस आदमी को जगाना चाहिए और पूछना चाहिए? ये सब गोपनीयता। जरूरत नहीं, मयंक ने कहा, अत्याचारी के अजीब रूप को याद करते हुए और अचानक महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हुए। उसने धीरे धीरे कहा, चिकू एक विषैला कृमि पाल रहा है। मुझे कहना होगा, वह आदमी काफी प्रतिभाशाली है।